नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड केस स्टडीज करने वाले हैं। काफ़ी डिटेलिंग वाली केस स्टडीज नहीं आती हैं, और केस स्टडीज अगर आती भी है तो इजीली रिकॉग्नाइजेबल केस स्टडीज होती हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर आप कोशिश ये करना कि अकाउंटिंग रेशियोज जैसा चैप्टर जो है आपका अकाउंट्स के अंदर, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि वो अगर आता है तो आपको मालूम है हाउ टू डील विद द रेशियोज लाइक डेट टू इक्विटी रेशियो वगैरह जो होते हैं, और उससे आपको इस चैप्टर को समझना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, जो कि हमारा होल सोल एजेंडा है अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसा चैप्टर करना है। क्योंकि इफ दे वांट दे कैन पुट वन न्यूमेरिकल इन फ्रंट ऑफ यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, तो वो चीज आपको करनी आनी चाहिए। तो आरओआई वगैरह जो अपना है थोड़ा स्ट्रांग रखना, अकाउंट्स अपना स्ट्रांग रखना कि अगर बिजनेस में आ भी जाता है तो आप आसानी से कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट की केस स्टडीज के साथ। दिस इज आशीष चौधरी, यू आर वाचिंग कॉमर्स बाबा, लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? तो पहली केस स्टडी है, ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ प्रकाश लिमिटेड सीईओ मिस्टर रजनीश put the expansion plan for the coming year up before shareholders and asked for suitable sources of finance to finance basically ठीक है, to finance manager Mr. Kant proposed issue of debentures then equity with a plan that they can be paid back whenever requirement of funds is over. In the above paragraph, which component affecting financing decision has been highlighted? फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड कौन सी यहाँ पे जो कौन सा कंपोनेंट है जो हाईलाइट किया गया है? सी व्हाट इज गुड विथ डेट। डेट एक ऐसा कंपोनेंट होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है, यू कैन पे इट एज एंड व्हेन यू वांट, मतलब कोई ऐसा फोर्स नहीं है। दैट इज नॉट अ परमानेंट लायबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग। यू टेक द डेट फ्रॉम द मार्केट, फाइनेंस करा लो, मार्केट से लोन उठा लो, डेट उठा लो, डिबेंचर्स के थ्रू उठा लो, बैंक लोन के थ्रू उठा लो, किसी और तरीके से फाइनेंस करा लो। बट व्हाट इज गुड अबाउट दैट इज यू कैन पे इट ओवर एज एंड व्हेनेवर यू वांट टू, देयर विल बी नो ऑब्लिगेशन आफ्टर दैट, सो दैट बिकम्स एन एडवांटेज फॉर यू। और यहाँ पे भी वही आपको एडवांटेज डेट के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्चुअली यू आर गेटिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। दिस इज the advantage you are getting by financing from debt, because flexibility क्यों है? because जब भी आपको लगता है कि आपके पास sufficient funds हैं, आप कुछ मत करो, आप इसको पे ऑफ कर दो। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट की एलिमेंट हमें दिख रहा है, हाईलाइट किया जा रहा है फीचर को, वो है फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। चलिए आइए दूसरी केस स्टडी पे चलते हैं। अब यार नेक्स्ट को मैं केस स्टडी ना ज़्यादा बोलते हुए बेसिकली ये बोलूँगा कि ये एक काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट है जो आपको प्रूव करना है। टैक्स बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट ऑन द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। वाई? मतलब जो टैक्स बेनिफिट आपके लिए अवेलेबल है वो सिर्फ एक सिनेरियो में है, और वो है इंटरेस्ट के लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए नहीं है। यार ऐसा क्यों उन्होंने पूछा? तो यार फिर मैं वही बोलूँगा, जिनका अकाउंटेंसी स्ट्रांग है उनके लिए ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, एंड बिलीव मी आई ऑल्सो लव दिस चैप्टर। द ओनली रीजन इज बिकॉज दिस चैप्टर इज ऑसम। क्या बोलूँ अब मैं उस चीज़ को? तो यार यहाँ पे है क्या, देखो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन इज अ मैंडेटरी थिंग। मतलब इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन द प्रॉफिट, सो नो मैटर व्हाट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट हटा दो, अगर व्हेन इट कम्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड, इट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन फॉर यू, इट इज एन एप्रोप्रिएशन फॉर यू। प्रेफरेंस डिविडेंड देना ना देना आपके ऊपर है, ऑल्दो प्रेफरेंस डिविडेंड का ट्रीटमेंट मच ऑफ लाइक अब इंटरेस्ट जैसे ही होने लगा है, बट स्टिल इट इज डिविडेंड, इट इज ऑप्शनल। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि प्रेफरेंस डिविडेंड का नेचर क्या है। सो उस चीज़ को लेकर परेशान होने वाली बात ही नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट इज अ टिपिकल चार्ज। तो चार्ज है तो वो टैक्स बेनिफिट उस पर मिलेगा, क्योंकि वो चार्ज है, क्योंकि वो एक्सपेंस जैसे ट्रीट होता है। डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन है, मतलब वो चार्ज नहीं है, तो इसलिए वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है। ये सिंपल सा आंसर आएगा। जनरली ये 1 मार्क्स में मार्क्स कटवा देता है, इसलिए इसको डिस्कस किया। चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी पे देखते हैं कि क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया कि REI एग्रो फूड लिमिटेड है, इज अ फेमस मल्टीनेशनल कंपनी। मिस्टर एसके नेगी वॉट एवर नेगी, आई थिंक NEGI होता है, इन इज इट्स फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। ही इज मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इस ट्राइंग के जो भी मार्केट में इक्विटी कैपिटल है उसकी जो वैल्यू है वो मार्केट में इंक्रीज हो।
सो ही ऑलरेडी न्यू इट कुड बी पॉसिबल बोलने वाले थे हम, बताइए आप तो क्या करें हम. सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स इंक्रीजेस, and prices of shares increases only if financing, investment and dividend decisions are taken optimally. So basically what they are trying to say is, आपके पास तीन तरह के डिसीजंस होते हैं. पहला तो होता है फाइनेंसिंग, कि पैसा कहाँ से रेस करो, क्या आप डेट लो, क्या आप मार्केट से इक्विटी उठाओ, पहली चीज. दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट, अगर डेट और इक्विटी का एक मिक्सचर उठाते हो, मार्केट से पैसा उठाते हो, डजंट मैटर डेट से उठाया इक्विटी से उठाया, क्योंकि वो डिसीजन आपने सोच समझ के ले लिया था. उसके बाद क्या करना होता है, वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दैट मनी, उसको पैसे को कहाँ लगाओगे, क्या जहां पे इन्वेस्ट किया है वहां पे ग्रोथ है, क्या जहां इन्वेस्ट किया है वहां सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स मिलेंगे, दूसरा डिसीजन है. तीसरा, अगर प्रॉफिट्स होंगे तो उससे आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे कि नहीं. अगर बिल्कुल ही डिविडेंड नहीं दोगे तो गलत है, डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर होल्डर्स बुरा मान जाएंगे, कट्टी हो जाएंगे. और अगर वो नहीं होगा तो दूसरी चीज है, और वो ये है कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर आप पूरा डिविडेंड ही बांटते रहोगे, आप ग्रोथ के बारे में नहीं सोचोगे तो. सो देयर आर सो मेनी डिसीजंस बेसिकली आर टेकन ऑप्टिमली. ही डिड द सेम एंड अचीव द सक्सेस. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसीजंस काफी अच्छे से लिए, और जो उन्हें सक्सेस मिलनी चाहिए वो बेसिकली सक्सेस मिली है. दे आर आस्किंग यू विच ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हैज बीन रेफर्ड हियर. कौन सा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं. शेयर होल्डर्स के लिए वो एक स्टेटमेंट अगर मैं लाइन पढ़ूं, इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल. वो शेयर होल्डर्स के लिए जो उन्होंने कैपिटल लगाई है ना, उसकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं. मतलब शेयर होल्डर्स का भला चाह रहे हैं. अगर शेयर होल्डर्स का भला चाह रहे हैं तो मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स. व्हाई वेल्थ, बिकॉज कैपिटल इंक्रीज का मतलब ही होता है इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. आंसर वहीं मिल गया था, लेकिन डिस्कशन करना थोड़ा अच्छा रहता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं. देखो यार, जो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर हमने डाला है, जो 20 डेज प्लेज के अंदर डाला है, वो बेसिकली वही हमारा चैप्टर है जो हमारा पहले से हमारे चैनल पे अवेलेबल था. और जब हम लोगों ने बात की, हम लोग जब साथ में बैठे थे, तो बेसिकली निकल के ये आया कि ये चैप्टर बड़ा एलैबोरेटेड है, और इसको शॉर्ट में पढ़ाने की जगह ये अकेला चैप्टर वही का वही रखा जाए, वैसा का वैसे ही इंटैक्ट रखा जाए जैसा हमारे पास है. क्यों? क्योंकि ये इतना एलैबोरेटेड चैप्टर है कि इतनी सिली केस स्टडीज तक आ सकती हैं, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. जो कि है, सुनना ज़रा ध्यान से. जय भारत कंपनी है, ऑटो पार्ट सप्लायर की है कंपनी, गुरुग्राम में है, हरियाणा में. उसका बिजनेस जो है बहुत सारी सिटीज़ में भी है. जो सीईओ हैं कंपनी के, वो फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं गुजरात में, टाटा मोटर्स के आसपास. बट ड्यू टू रिसेशन इन द लास्ट 2 years इट्स बिजनेस इज फेसिंग स्लो डाउन. मतलब 2 साल से जो इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है, उसके कारण जो है उनका बिजनेस जो है वो काफ़ी सफ़र कर रहा है. तो जो कंपनी के सीए वगैरह हैं और जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये बोला कि रिसेशन में प्रॉफिट फॉल्स. प्रॉफिट जो होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है, बिकॉज रिसेशन का मतलब ही होता है कि लोग मार्केट में डिमांड नहीं कर रहे हैं, एंड देयर इज अ स्लो रेट ऑफ प्रॉफिट जनरेशन इन द मार्केट. तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो डिबेंचर्स में बेसिकली पैसा लगाना प्रेफर करते हैं रेदर देन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज इक्विटी पे वो डिविडेंड नहीं मिल पाएगा, वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा. फिर से बोलूँगा, वो इक्विटी जो है वो वेल्थ जनरेट नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने आगे बोला, therefore the company should issue debentures. In this paragraph, which factor affecting financing decision has been highlighted? Explain the state of capital market. इन्होंने आंसर वहीं का वहीं दे दिया. इन्होंने सीधे सीधे बोल दिया, इन दिस पैराग्राफ विच फैक्टर्स इज अफेक्टिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन. इट इज एक्चुअली द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. कैपिटल मार्केट का स्टेट ही ऐसा है, रिसेशन है, कि लोग पैसा नहीं लगाना चाहते हैं. तो ये जो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन है, इट इज़ एक्चुअली द स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट और स्टेट ऑफ इकोनॉमी. उन्होंने आगे पूछा है, एक्सप्लेन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. तो व्हाट यू विल एक्चुअली टेल देम इज दैट देयर इज रिसेशन. आंसर यहीं का यही है, लेकिन सोचो कितना इन डेप्थ जाके आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. तो बेसिकली इसलिए हमने डिटेलिंग में गए हैं ताकि आपको सारी चीज़ें पता हो, और ऐसे अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि बिल्कुल आंसर सामने परोस के भी दे रहे हैं, वो आंसर कम से कम आप कर पाओ. तो आंसर इज स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट. आप रीज़न बताओगे कि जो भी है वो रिसेशन है, और लोग जो हैं वो हाई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कैपिटल मार्केट के साथ, इसलिए दे विल गो विथ डेट रेदर देन इक्विटी, बिकॉज इक्विटी में रिटर्न्स फिक्स नहीं होते, बट डेट में शेयर होल्डर्स के लिए डिबेंचर होल्डर्स के लिए जो रिटर्न्स होते हैं वो कंपैरेटिवली फिक्स्ड होते हैं. चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं. तो हमारी नेक्स्ट केस स्टडी बोलती है कि जो एस लिमिटेड है
वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं स्टील एट इट्स प्लांट इन इंडिया, मतलब स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है. इट इज एंजॉइंग अ buoyant demand for its products as economic growth is about 7 to 8%. That is a very good thing. 7 to 8% economic growth, it is much appreciable and the demand for steel is growing. तो डिमांड की जो स्टील की डिमांड है वो रेगुलरली ग्रो भी हो रही है. It is planning to set up a new steel plant to cash on the increased demand it is facing. It is estimated that it will require about 5,000 crores to set up and about 500 crores working capital to start up a new plant. What is the role and objective of financial management for this company? अब देखो क्या है यहाँ पे सारे monetary decisions हैं. They are talking about the fixed capital, they are talking about the working capital and they are asking you कि कौन से जो आपके role होगा या objectives होंगे financial management के to get the best decision, वो क्या क्या होंगे. तो अगर अपन पूरा देखें तो पहली चीज़ तो ये है कि they are investing 5,000 crores as fixed capital. तो size and composition of fixed assets जो है वो सबसे पहले decide करना पड़ेगा कि किस तरह के fixed assets हैं और क्या उनकी कॉम्पोजिशन होने वाली है, किस तरह के रहेंगे, किस नेचर के रहेंगे, वो फिक्स्ड एसेट्स का कॉम्पोजिशन पहले डिसाइड करना पड़ेगा. सेकंड आ सकता है जो करंट एसेट्स है, बिकॉज उन्होंने वर्किंग कैपिटल के बारे में बात कर दी है तो हमें भी करंट एसेट्स की बात करनी पड़ेगी कि करंट एसेट्स की कॉम्पोजिशन क्या होगी, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ या अमाउंट ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ करंट एसेट्स. नाउ फिर उसके बाद बिकॉज दे आर रेजिंग सो लॉट ऑफ मनी फ्रॉम द मार्केट, दे ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट कि किस तरह से वो फाइनेंसिंग डिसीजन लेंगे. दैट मीन्स अगर मैं पूरा देखता हूँ यहाँ पे तो किस तरह से वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग लेंगे और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्यों, देखो दे आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग कैपिटल, दे आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल. अगर दोनों की बात कर रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल के शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए रहेगा और फिक्स्ड कैपिटल के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए रहेगा. तो इनको दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा. देन इसके बाद आ सकता है जो मेजर रोल है, देखो ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिचुएशन में जब भी लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात होगी तो डेट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जो है उसका डिस्कशन भी हमेशा होगा कि क्या प्रपोर्शन में डेट और इक्विटी रहेगा सो एज टू गेट द फाइनेंशियल लेवरेज एंड मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. ये दोनों चीजों के कारण आपको डेट टू इक्विटी रेशियो भी देखना पड़ेगा कि बीइंग अ कंपनी अगर आप मार्केट से पैसा उठाते हो तो यू आर नॉट जस्ट अर्निंग प्रॉफिट्स बट एज वेल एज यू आर कीपिंग इन माइंड जो भी आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, फाइनेंस कॉस्ट ऑब्लिगेशंस हैं, वो भी ड्यूली फुलफिल हो रहे हैं. तभी जाके आपकी ये जो ग्रोथ है वो सक्सेस में कन्वर्ट होगी. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं. देखो भाई एक चीज और सिखाता हूं कि कभी भी केस स्टडी में एक चीज पे ध्यान जरूर दे लेना कि कहीं पे कोटिंग द लाइंस तो नहीं बोला, क्योंकि लाइंस कोट करने को बोल रहे हैं तो वहां पे हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ सकता है. तो अगर कुछ ऐसा है तो इस केस स्टडी के हिसाब से ये चीज़ समझ लो, पहला ज्ञान ले लो कि कोटेशन के बारे में बोला है, कोट करने को बोला है तो पहले उसको पकड़ लो, उसके बाद केस स्टडी में एंटर हो, क्योंकि फिर वो बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है. कुछ नहीं है लेकिन आपके मैं 3 से 5 मिनट इस तरीके से बचा सकता हूँ और ये एडवाइस देके कि कुछ मत करो, सिर्फ ये देख लो कि लाइन कोट करने के बारे में तो वो नहीं बोल रहे. ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है तो चलो देखते हैं, लाइंस कोट करते जाएंगे. उन्होंने बोला है कोट द लाइंस फ्रॉम द अबव डिस्कशन, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 4 फैक्टर्स. काय के फैक्टर्स हैं वो भी देख लेते हैं. द अबव डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स, एक पैराग्राफ ऊपर ही जा रहा हूं उसके. द अबव डिस्कशन अबाउट द कंपनी लीड्स टू वेरियस फैक्टर्स व्हिच डिसाइड हाउ मच द प्रॉफिट शुड बी रिटेन्ड. कितना प्रॉफिट बचाया जाए, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कंपनी के थ्रू शेयर होल्डर्स में. वो जो होता है ना, प्रॉफिट कमाते हैं, जो प्रॉफिट अपने पास रख लेते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग होता है या सरप्लस भी कहते हैं, और बाकी हम शेयर होल्डर्स के बीच एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो उस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. तो पहली चीज बोल रहे हैं, सारा लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉटन यार्न. इट इज बीइंग कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट्स फॉर मैनी ईयर्स. ठीक है भाई, अगर कंसिस्टेंट अर्निंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अर्निंग क्लियरली बता रहे हैं कि कंपनी की अर्निंग बहुत अच्छी है. तो पहला पॉइंट बन गया स्टेबिलिटी इन अर्निंग, ये चीज़ बहुत अच्छी है. और याद रखो जब स्टेबिलिटी इन अर्निंग होती है तो एक और पॉइंट निकल के आता है कि हम डेट ले सकते हैं जब अर्निंग में स्टेबिलिटी होती है तो. ठीक है, तो पहली चीज़ तो हो गई स्टेबिलिटी इन अर्निंग, दे आर अर्निंग वेरी गुड. ठीक है, देन दे आर सेइंग दिस ईयर टू इट हैज़ बीन एबल टू जनरेट एनफ प्रॉफिट, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ कैश इन द कंपनी. कैश फ्लो पोजीशन सेकंड आ रहा है यहाँ पे क्योंकि दे आर एबल टू जनरेट एनफ कैश इन द कंपनी, दैट मीन्स द कैश फ्लो पोजीशन इज कंपैरेटिवली वेरी गुड, इनफ्लो ऑफ कैश इज वेरी गुड. देन
एंड द कंपनीज गुड प्रोस्पेक्ट फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, तो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर हैविंग गुड अमाउंट ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश, दे आर एक्सपेक्टिंग कि वो फ्यूचर में भी ग्रोथ करेंगे, और अगर फ्यूचर में ग्रो करेंगे तो दे हैव टू कंसिडर दिस फैक्ट एज वेल कि उनको सरप्लस बचा के रखना पड़ेगा रेदर देन डिवाइडिंग इट एज अ डिविडेंड। तो यहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा दो तरह के शेयर होल्डर्स, एक वो होते हैं जिनको रेगुलर अर्निंग चाहिए है, एक वो होते हैं जिनको अपनी मैक्सिमाइज करानी होती है वेल्थ एज इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो मैं तो वो हूं जो अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज कराना चाहूंगा, तो मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए होगा, मैं तो बोलूंगा भाई तुम इन्वेस्ट करो और जो मेरे शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं होते, बोलते हमें नहीं चाहिए शेयर की वैल्यू बढ़ी हुई, हमें तो रेगुलर अर्निंग चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा फ्यूचर ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। आगे बोला गया है इट इज अ वेल मैनेज्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड बिलीव्स इन क्वालिटी, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड गुड रेम्यूनरेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। इट हैज मैनी शेयर होल्डर्स हु प्रेफर रिसीव रेगुलर इनकम एंड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स, जो मैं उसमें बता ही चुका हूं कि आपको इसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना पड़ेगा कि वेदर यू शुड डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड और नॉट, और वो इसके अंदर भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो अगर एज अ सेपरेट पॉइंट बनाना चाहते हो तो, ठीक है। आगे इट हैज टेकन अ लोन ऑफ 40 लाख फ्रॉम द आईडीबीआई एंड इज बाउंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। अब ये बाउंड हो चुके, तो कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनका, उसमें कंस्ट्रेंट्स क्या हैं कि इवन इफ दे वांट टू प्रमोट अ डिविडेंड, कि हम नहीं हम तो डिविडेंड देंगे, दे कैन नॉट बिकॉज दे आर बाउंड बाय द एग्रीमेंट के पहले इंटरेस्ट पेमेंट करोगे जो आपने लोन लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट पे करोगे और उसके बाद बचेगा जो पैसा उसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ टोटली लीगल है। कैसे, उसका रीज़न भी है कि सिंपली अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें तो दे ऑलवेज कीप अ पार्ट ऑफ देयर अर्निंग्स टू रीपे द डेट। डिविडेंड के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होता है उसको रखा जाता है पहले, ताकि उससे डेट पेमेंट ऑब्लिगेशन निपटाई जा सके, और उसके बाद भी अगर सरप्लस होता है तो ही आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, अगर अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने पूरी चीज़ें तो बता दी हैं, इसके अंदर जो भी हैं ये चीज़ें आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, लाइंस को कोट कर करके आप इसको बता दीजिएगा, मिलने हैं भाई फुल मार्क्स। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं। तो ये केस स्टडी बड़ी छोटी सी है लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो तुम लोग के भी आंसर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गलत हो सकते हैं, मुझे भरोसा है कि सही करोगे, लेकिन फिर भी देखो मिसलीड कैसे कर सकते हैं। अमित इज रनिंग एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी एंड अर्निंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज टू बिग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अर्निंग अ लॉट मतलब प्रॉफिट से ज्यादा कमा रहा होगा। स्टेट वेदर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म विल बी लेस और मोर, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। जो अमित भाई साहब हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा भी रहे हैं, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को। तो उन्होंने पूछा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बताओ, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे यार क्योंकि सर अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बहुत ज़्यादा है, तो क्योंकि रेगुलर अर्निंग होती रहती है तो इसलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट में भी कम हो। आंसर गलत है, कारण वो नहीं है, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स, बिकॉज एडवर्टाइजिंग इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस एंड इन सर्विस सेक्टर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज लेसर। तो यहाँ पे अर्निंग से तो कोई नाता ही नहीं है दूर दूर तक, because being a service sector, that is the primary thing, you are a service sector, that is the reason you require lesser amount of working capital, so that should be the first thing which should come in your mind। but पहले क्योंकि उन्होंने मनी चिल्ला दिया अर्निंग अ लॉट, तो हमें क्या लगेगा नहीं यार क्योंकि पैसा रेगुलरली बहुत जनरेट हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली कम होगी, लेकिन चीज़ वो नहीं है, चीज़ ये है बिकॉज इट इज़ अ सर्विस सेक्टर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे बढ़ते हैं। इस केस स्टडी में क्या बोला गया, ये केस स्टडी बहुत ही बेसिक है, जहां पे भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आ जाए, वहां पे डिविडेंड लगा देना, तुक्के में नहीं थोड़ा सोच के, लेकिन क्योंकि डिविडेंड ही होता है मोस्टली। टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50 करोड़। अंकित फाइनेंस मैनेजर जो था टाटा इंटरनेशनल का, डिसाइड करना चाहता था कि वो प्रॉफिट को कैसे एप्रोप्रिएट करे। आइडेंटिफाई डिसीजन दैट द अंकित विल हैव टू टेक एंड आल्सो डिस्कस 5 फैक्टर्स। कैसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट द डिविडेंड डिसीजन। तो पहली चीज तो हो गया डिविडेंड डिसीजन के बारे में है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन बता देना, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बता देना, कैश फ्लो पोजीशन, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग और वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, कुछ 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना, आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना ही इसके अंदर है, मैंने बता दिया। आपको याद कैसे रखना है, एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट जहां आ गया आपको समझ में आ जाएगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिविडेंड है वो, ठीक है। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ हिंटेबल केस स्टडीज जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। मैंने जैसा शुरुआत में भी बोला
वो ये है कि इसको अगर आपको अच्छे से करना है तो हमने प्लेज के अंदर ही वो केस जो हमने थ्योरी पोर्शन कवर किया था उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो इसके अंदर ही प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिए हैं। आप पहले उनसे गो थ्रू हो लीजिए सो दैट आपको एक तरीके का एनकरेजमेंट मिल जाए कि हाँ हमारे पास नोट्स प्रिपेयर्ड है इस चैप्टर के। बहुत डिटेलिंग में करवाया मैंने चैप्टर और आप भी बहुत डिटेलिंग में करेंगे अगर एज चाहिए है आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक बाबा जी की तरफ से धन्यवाद।